1963 में भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम नासा के लैंगली रिसर्च सेंटर में निरीक्षण के लिए गए थे। वहां प्रवेश कक्ष में लगे पेंटिंग को देख उनके कदम अचानक रुक गए। तस्वीर युद्ध भूमि की थी, जिसमें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पीछे से कोई रॉकेट मिसाइल आ रही हो और दूसरी तरफ फौज की टुकड़ी रॉकेट हमले से बिखर गई हो। नासा के केंद्र में रॉकेट की पेंटिंग कोई खास बात नहीं है, पर आखिर ऐसा क्या था जिसने कलाम के कदमों को आगे बढ़ने से रोक दिया? अब्दुल कलाम बड़े आश्चर्य से पेंटिंग को देख रहे थे। आश्चर्य की बात यह थी कि मिसाइल चलाने वाला कोई यूरोपीय या गोरा आदमी नहीं, बल्कि उन्हीं की तरह दिखने वाला एक इंसान था। कलाम अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाए और सीधे पेंटिंग के करीब जा पहुंचे। यह तस्वीर अंग्रेजी हुकूमत और मैसूर के वीर टीपू सुल्तान की सेना के बीच हुई युद्ध की थी। पेंटिंग में मैसूर की मिसाइल हमले से हताहत हुई अंग्रेजी सेना के चित्रों को बखूबी दर्शाया गया था। अब्दुल कलाम को इस पेंटिंग को देखकर काफी गर्व हुआ था। दुर्भाग्य से रॉकेट मिसाइल की दुनिया में वीर टीपू सुल्तान के उल्लेखनीय योगदान को उनके ही देश भारत ने भुला दिया। वहीं बाकी दुनिया ने रॉकेट में उनके योगदान को काफी सराहा है। यहाँ तक कि टीपू सुल्तान को रॉकेट मिसाइल का मॉडर्न आर्किटेक्ट भी माना जाता है। तब के समय में रॉकेट मिसाइल दुनिया का सबसे ज़्यादा विकसित और खतरनाक हथियार माना जाता था। खास बात तो यह थी कि यह हथियार कहीं और नहीं, अपने मैसूर भारत में था। यह माना जाता है कि चीनी लोगों ने रॉकेट लॉन्चिंग की खोज सबसे पहले की थी। उन्होंने बारूद की खोज भी की थी, जिसे वो गोता ऑफ लाइफ भी कहते हैं। बाद में उन्होंने इसका उपयोग खुशी के मौक़ों पर शुरू कर दिया। वो बांस के अंदर बारूद भरकर विस्फोट करते और जन का आनंद उठाते थे। ऐसा माना जाता है कि संयोग से लोगों ने उत्सव के जरिए रॉकेट की खोज की। एक बार बारूद से भरी फीलिंग ट्यूब बिना विस्फोट हुई ही बाहर आ गई, जिसके कारण आसमान में धुआं सा छा गया और जिसके पश्चात एक चमकती हुई चिंगारी निकली। यहीं से चीनी वैज्ञानिकों ने परीक्षण करना प्रारंभ कर दिया और फिर बारूद से बनी रॉकेट का आविष्कार किया। 13वीं शताब्दी में चीन ने रॉकेट का इस्तेमाल सबसे पहले मंगोल्स के साथ हुए युद्ध के दौरान किया था। हालांकि रॉकेट से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। बावजूद इसके रॉकेट की तकनीक ने मंगोल्स को काफ़ी अचंभित कर दिया था। इसके बाद मंगोलिया ने अपने खुद की रॉकेट मिसाइल बनाई और फिर पूरे यूरोप में प्रचारित कर दिया। इस बात का कोई प्रमाण अब तक नहीं मिला है कि मैसूर में रॉकेट कैसे और कहां से आया, लेकिन हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान की मदद से भारत को रॉकेट टेक्नोलॉजी में नया पैमाना मिला। 1780 में हुए बैटल ऑफ पिल्लूर में रॉकेट का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था, जिसकी वजह से अंग्रेजी फौज को मुंह की खानी पड़ी थी। इस युद्ध में हैदर अली की पराक्रमी सेना की जीत हुई थी। टीपू सुल्तान के राज में मैसूर का सामना सबसे ताकतवर ईस्ट इंडिया कंपनी से हुआ। सुल्तान को यह आभास हो गया था कि बिना किसी नए हथियार और तकनीक के अंग्रेजों को हराना बहुत ही कठिन होगा। सुल्तान ने अपने रॉकेट मिसाइल पर शोध करना शुरू कर दिया। लोहे से बने बॉक्स का इस्तेमाल ईंधन बॉक्स के रूप में किया जाने लगा, जबकि इससे पहले बांस और बाकी कमजोर वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था। माना जाता है कि टीपू सुल्तान ने रॉकेट में नुकीला हथियार जैसे तलवार, चाकू का इस्तेमाल करने का विचार भी किया। इससे रॉकेट हवा में काफ़ी दूर तक उड़कर दुश्मनों पर नुकीला हथियार से वार कर सकता था। ईंधन बॉक्स का आकार तकरीबन 8 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा रहता था। इस काम के लिए सैनिकों को बखूबी ट्रेनिंग दी जाती थी। अंग्रेजों से दो दो हाथ करने के लिए सुल्तान ने खास मिसाइल लॉन्चर बनाई, जिससे एक बार में 5 रॉकेट एक साथ दुश्मनों पर दागे जा सकते थे। ब्रिटिश मैसूर युद्ध में सुल्तान की रॉकेट सेना अंग्रेजों के लिए सबसे ज़्यादा डर का विषय बन गई थी। आसमान में नीला धुआं होते ही अंग्रेज ये समझ जाते थे कि रॉकेट से हमला किया गया है। अब तक का सबसे महत्वपूर्ण रॉकेट हमला तीसरी एंग्लो मैसूर युद्ध में कर्नल नॉक्स पर हुआ था। 6 फरवरी 1792 को कर्नल नॉक्स अपनी टीम के साथ उत्तर की दिशा में कावेरी की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तभी सेरिंगपाटम में उन पर रॉकेट मिसाइल से हमला किया गया था। तब सुल्तान के पास बस 2 समूह ही थे, एक में 120 और दूसरे में 131 सैनिक थे, लेकिन युद्ध के समय लगभग 5000 रॉकेट सैनिक तैयार हो गए थे। इस युद्ध के बाद टीपू सुल्तान ने अपनी युद्ध कौशलता का एक अद्भुत उदाहरण पेश करते हुए अपनी दोस्ती फ्रांस के साथ और भी मजबूत कर ली थी, ताकि अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। टीपू सुल्तान के समर्थन में रिपब्लिक ऑफ फ्रांस ने मैसूर में जैकोबियन क्लब स्थापित किया। इस गठजोड़ को और भी खास और यादगार बनाने के लिए सुल्तान ने करीब 500 रॉकेट मिसाइल से सलामी दी थी। एंग्लो मैसूर युद्ध में बहुत से हीरो रहे, लेकिन दुर्भाग्यवश पड़ोसी देशों से असहयोग मिलने के कारण अंततः सुल्तान जंग हार गए। 1799 की ट्यूरिंग खनाली युद्ध में टीपू सुल्तान ने वीर गति को प्राप्त किया। सुल्तान अपनी आखिरी सांस तक बहादुरी से लड़ते रहे।
बिल्कुल किसी हीरो की तरह। आत्मसमर्पण करने के बजाय सुल्तान ने युद्ध भूमि पर शहीद होना बेहतर समझा। सुल्तान बस युद्ध में ही माहिर नहीं थे, बल्कि उनकी बहुत सी पंक्तियां लोग आज भी याद करते हैं। 100 दिन गीदड़ की जिंदगी जीने से बेहतर है एक दिन शेर की तरह जीना। मैसूर की हार के बाद तकरीबन 700 रॉकेट्स और 900 रॉकेट्स के आंतरिक भाग अंग्रेजी सेना अपने साथ ले गई। विलियम कांगरो अपने साथ रॉकेट्स को इंग्लैंड लेकर गए और वहां जाकर रिवर्स इंजीनियरिंग का काम शुरू किया। फिर इसके बाद सारे मॉडर्न रॉकेट्स और आर्टिफिशियल सैटेलाइट इसके बिना पर बनने लगे। अजीब विडंबना है कि जिस रॉकेट को टीपू सुल्तान ने सबसे पहले बनाया और फिर फ्रांसीसियों ने उसका इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि यूरोप ने अपनी खुद की मिसाइल टेक्नोलॉजी बना ली, बावजूद इसके आज से 150 साल पहले तक हमारे यानी भारत के पास रॉकेट मिसाइल जैसा कुछ भी नहीं था। हालांकि ये संतोषजनक है कि वर्तमान समय में हम इस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं।